चलो आते हैं आगे। डालो। कल हमने क्या पढ़ा था? कल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लास्ट में डी सबशेल में आते हैं। डी सबशेल में आते हैं। 5 क्या? वो होते हैं डिब्बे, ऑर्बिटल्स ना, ऑर्बिटल्स। डी के जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसके पास 5 होते हैं ना। कौन सा क्वांटम नंबर बताता है सबशेल? अच्छा दो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबशेल बताता है ना, सबशेल बताता है। और क्या प्रॉपर्टीज पढ़े, और क्या पढ़े थे डी ब्लॉक के बारे में? इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 10 होते हैं। आगे और ये जो मिडिल में होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, क्योंकि ये जो है एस और एस जो है ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं ना। और आप कॉइनेज मेटल भी जो है डी ब्लॉक पाए जाते हैं। बस ऐसे ही ना। कॉइनेज मेटल कौन कौन से होते हैं? Cu, Ag और Au। और कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो डी ब्लॉक में रखे तो जाते हैं लेकिन वो डी ब्लॉक कहलाते नहीं है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80 होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो देख के बताओ। जनरल नहीं होता है। लास्ट के दो बताओ, बस चारों ना बताने लगो। अच्छा n-1 d का 1:10 और n s का 0-2। देखना धीरे धीरे वो भी चला जाएगा चलो ठीक है, हेडिंग डाल लो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको और क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। कहा जाता है ना, यही तो कहा जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आपको पता क्या हुआ? हाँ, छोटा दिख रहा है तो बड़ा लिखते हैं। चलो आपकी ठीक है, कर दो, जूम कर दो। दे आर हार्ड, कॉमा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट Hg। Their density are also very high। नोट कर लो फिर समझाते हैं क्या है। सेकेंड पॉइंट, they are malleable and ductile। थर्ड, they show variable oxidation states। they form ionic as well as covalent compound। राइटिंग समझ में आ रही है?
नहीं यार, ये तो मैनेज करो। कपड़े से थोड़ा साफ साफ हो जाता है, डस्टर से उतना अच्छा साफ नहीं होता है। नोट हो गया? तो जल्दी करो, और कल से टाइम आना, टाइम से। दो बूंद जिंदगी का। हम्म। अंदर से ज़्यादा करिए। अंदर अंदर है, थोड़ा सा ऊपर सूख जाता है, बस वही है। जनरल करेक्टरिस्टिक मतलब हो गया कि मेनली ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जनरल है ये सब चीजें। जनरल मतलब समझ रहे हो ना कि अच्छा हाँ, अक्सर ऐसी चीजें देखी जाती हैं डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज के अंदर। पहली प्रॉपर्टी समझते हैं, दे आर हार्ड। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे मोस्टली एलिमेंट जितने भी होते हैं वो वेरी हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। देखो सिल्वर भी इसी में आता है, गोल्ड भी इसी में आता है, जिंक भी इसी का पार्ट है, स्कैंडियम भी इसी का पार्ट है, टंगस्टन भी इसी का पार्ट है ना। टंगस्टन भी इसी का पार्ट है, आयरन भी इसी का पार्ट है। आयरन से ज्यादा मेरे ख्याल से मारने पीटने का काम हो तो आयरन लोग ज्यादा उठाते हैं ना। आयरन भी इसी का पार्ट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ना। डी ब्लॉक के जो भी इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो मेजोरिटी क्या होते हैं, वो सब हार्ड होते हैं। ठीक। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी काफी इनका ज्यादा होता है। देखो जो पुराने बल्ब आते थे, जो येलो कलर के बल्ब लगते थे, तो उसके अंदर तार होता था ना, कॉइल करके तार रहता, वो टंगस्टन का ही मिलके बना रहता। टंगस्टन यानी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना उसको। लेकिन शुरुआत में जैसे बल्ब ऑन करो वैसे नहीं तुरंत ही जल जाता था वो, कुछ पहले हीट होता था वो। टंगस्टन हीट होता था। हीट करने पे आपने क्लास 10th में हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था आपने, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। वहां आपने पढ़ रखा था कि सबसे पहले कोई चीज गर्म होती है, गर्म होने के बाद उसके पास इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है कि कुछ एनर्जी जो होती है लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, कुछ एनर्जी जो होती है जब बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है थोड़ा सा साउंड के कलर में फॉर्म होता है, साउंड के नेचर भी शो करता है इस तरीके से ना। तो मतलब क्या हो गया, वही चीज होगी कि एनर्जी कभी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ हमेशा एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो टंगस्टन को जो एनर्जी मिलती है फिर वो लाइट रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है, जिससे रूम में क्या आती है, लाइट वगैरह शो होती है, और रिफ्लेक्शन के कारण सारे रूम में दिखर जाती है ना। सेम वही चीज। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि तुरंत अगर वो मतलब कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होता तो तुरंत ही गर्म हो जाते, तुरंत ही वो लाइट वगैरह शो करने लगता। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा हाई होता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी का भी मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा होता तो हम लोग थर्मामीटर में क्यों यूज करते हैं उसको। मरकरी का नहीं होता। केमिस्ट्री भैया हर जगह अगर ट्रेंड सही सही चल रहा है तो कहीं ना कहीं आता है कि, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, चीजों को देख के समझ में आता है। चीजें जैसे आपने प्रैक्टिकल की, सबसे पहले थ्योरी वगैरह तो एक बार देखी जाती है, थ्योरी वगैरह कुछ आइडिया लगा के बनाया जाता है, फिर प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, प्रैक्टिकल से समझ में अच्छा आता है कि ये चीज सही था, ये चीज हमने गलत सोचा था, तो जो गलत था उसको हम फिर सही करते हैं, और अगर पूरा गलत रहता है तो फिर से सही करा जाता है सब कुछ ना। अगर प्रैक्टिकल भी नहीं मैच होता है, थ्योरी भी नहीं मैच होती, दोबारा प्रैक्टिकल करो। और हमेशा प्रैक्टिकल अगर करा जाता है तो 3 रीडिंग ली जाती है हमेशा अप्रोक्सीमेटली। अगर तीनों रीडिंग्स आसपास आती तो प्रैक्टिकल सही कर रहे हो, उसी बेसिस पे सारी चीजें होती है। देयर डेंसिटी आर ऑल्सो वेरी हाई। जो इनकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या बोलते हैं हिंदी में, घनत्व, ध्यान नहीं, मुझे भी नहीं पता। डेंसिटी होता क्या है, हाँ, मास पर वॉल्यूम ना। तो मास तो अब जान ही रहे हो, मास किसी भी चीज का कांस्टेंट ही है। अब उस पर डिपेंड करता है वॉल्यूम वगैरह कैसा, वॉल्यूम अगर कम रहेगा तो डेंसिटी वगैरह ज्यादा रहेगी। तो इसी हिसाब से यहाँ पे समझ में आया कि जो डेंसिटी अगर हाई है तो मतलब वॉल्यूम इसका कम होगा और मासेस वहां पे ज्यादा होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें आ रही है ना। तो ये हो गया। इसमें पहले पॉइंट में कोई दिक्कत आ रहा हो, कोई दिक्कत? सेकेंड पॉइंट देखो, नोट कर लो करना हो तो। ठीक। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल क्या होता है, ऐसे मेटल्स आपने पढ़ रखे थे, ऐसे मेटल्स जिसको हम बीट करके उसे हम क्या करें, शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके ना। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह होता है ना, वो भी तो जो है एक शीट के फॉर्म में होता है।
तो मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, कुछ प्रॉपर्टीज इसके मेटल के साथ मैचेस हो रही हैं सारी प्रॉपर्टीज, और कुछ प्रॉपर्टीज के साथ नॉन मेटल की भी शो करेगी। देखो कोवैलेंट बॉन्ड, इसीलिए इसको बीच में रखा जाता है क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी भी शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी भी शो करते हैं, ठीक। लेकिन इनका मेन फीचर क्या होता है, ये हमेशा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मतलब क्या है कि कई तरीके के कई फॉर्म है, किसी +2 +3 कई सारे, मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया वो मेजोरिटी जो है +2 दिखाता है, -2 दिखाता है, 2 एक्सेप्ट करता है ना, प्लस नहीं दिखाता है। ऑक्सीजन प्लस नहीं दिखाता, माइनस दिखाता है ना, माइनस लेता, -2 होता है। आयरन की बात करें तो वो +3 भी दिखाता है और +2 भी दिखाता है, और आयरन जो है डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। ऑक्सीजन तो डी ब्लॉक का नहीं, वो पी ब्लॉक का है, लेकिन अगर हम आयरन की बात यहाँ पे समझते हैं तो आयरन Fe2 भी शो करता है और Fe+3 भी शो करता है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो है ये। ऑक्सीडेशन स्टेट और अच्छे से पढ़ोगे रेडॉक्स चैप्टर में, रेडॉक्स जब वहां पे पढ़ोगे वहां पढ़ोगे। अच्छा जरा नाम बताओगे इनके नाम को क्या कहते हैं, +2 और +3 वाले को? फेरस। कौन सा फेरस है इसमें? +2 सच में? प्लस में? हाँ ये फेरस और ये फेरिक है, ठीक है। चलो आगे चले, इसमें कोई समझ में वाली बात तो है नहीं, इसमें सब आ ही गया होगा क्या है कैसा है। इरेज करूं? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जितने भी अगर ठीक है भाई मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज भी शो करें, मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा है इनका, डेंसिटी भी काफी अच्छी खासी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी अच्छा शो करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं भैया ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी तो है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी है। अगला पॉइंट लिखो, 5th, दे आर good conductor of किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट को मैंने आपको बताया है कई बार कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, अब तो डेल्टा वगैरह अब तो आप लोग डिफरेंशिएशन वगैरह भी पढ़ने लगे हो तो वहां सब भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हीट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 6th में दे फॉर्म्ड colored ions and colored compounds. They form colored ions and colored compounds. They form paramagnetic ions or compounds. They form alloys with other metals. पहले इतना नोट करो, आगे सकती हो। हो गया नोट? 5th पॉइंट में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना। अगर बात करें 6th पॉइंट की, दे फॉर्म्ड कलर्ड आयंस। अच्छा मुझे ये बताओ मैंने यहाँ आयंस क्यों लिखा है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं लिखा मैंने, जरा सोचो। हाँ मतलब चार्ज ही क्यों लिखा, चार्ज वो तो जान ही रहे हो आयंस मतलब चार्ज होता है, लेकिन चार्ज ही क्यों, चार्ज ही क्यों, क्यों चार्ज ही? एटम्स में क्यों नहीं लिखी है, फिर एलिमेंट नहीं लिखी मैं, मॉलिक्यूल्स भी लिख सकती थी ना, मॉलिक्यूल्स भी तो कलर्ड हो सकते हैं, एटम्स भी तो कलर्ड हो सकते हैं, आयन से क्यों लिखा है मैंने?
आयंस ही क्यों लिखा है? क्योंकि वो पर स्पेसिफिक चार्ज होता है, किसी पास वो तो आयंस का मतलब ही हो गया कि स्पेसिफिक चार्ज होता है। एक पर्टिकुलर एक रीजन मुझे बताओ। क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुए तो वो पैरामैग्नेटिक हुए, मतलब उसके पास कोई ना कोई क्या हो जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास बचे रहेंगे। उसी के हिसाब से वो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल बनाने के, कहीं से लेगा या फिर कहीं से देगा। यही तो हुआ, इसीलिए ये आयंस होते हैं। ठीक। अच्छा, जो डी ब्लॉक के आयंस होते हैं, मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कलर्ड आयंस का फॉर्म करते हैं। जैसे ये Fe+3, ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन थोड़ा इसका हल्का ग्रीन रहता है, ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का रहता है। इसी तरीके से हर का अपना अलग अलग कलर होता है सबका, ठीक है। जैसे आप एप्पल देखो, सेब है, अगर आप लोहे से काट देते हो उसको, तो सेब जो वहाँ पे रेडिश कलर का आ जाता है, वहाँ पे आयरन वगैरह वहाँ पे चीजें हो जाती है ना। तो आयंस पे डिपेंड कर रहा है किस तरीके से आयंस कैसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर बेस्ड है ये। तो हमेशा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, और वो आयंस कलर्ड होते हैं, या फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कंपाउंड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आयंस आयंस दोनों मिलकर ही तो आपस में कंपाउंड बनाते हैं। कैटायन और एनायन आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं ना, इसलिए वो जो कंपाउंड रहेगा वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी कलर्ड हो। इसीलिए इसको कलर्ड आयंस या फिर कलर्ड कंपाउंड्स कहा गया है। इसमें कोई इश्यू है, कोई दिक्कत आ रही है? 7th पॉइंट में भी अब शायद दिक्कत ना हो। ये जो होते हैं पैरामैग्नेटिक आयंस होते हैं, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था डी ब्लॉक की जनरल, मतलब जो चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जो डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स होते हैं वो इनकम्प्लीट फील्ड होते हैं। इनकम्प्लीट फील्ड का मतलब ये ना कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और जो भरे होते हैं पूरे उसको क्या कहेंगे? जैसे पैरामैग्नेटिक है उसे क्या कहते हैं? उसको डायामैग्नेटिक कहते हैं ना। पैरामैग्नेटिक इसे कहते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, जो पेयर्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक। 8th पॉइंट देखें अगर, तो ये फॉर्म करते हैं, जो डी ब्लॉक्स के एलिमेंट होते हैं वो एलॉय को फॉर्मेशन करते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के नहीं फॉर्म करते हैं, डी ब्लॉक के ही एलिमेंट जो है एलॉय का फॉर्मेशन। अच्छा, एलॉय क्या होता है? जब आप मेटल्स को पिघलाकर और दूसरे मेटल के साथ जो है आप मिक्स करते हो, तो जो फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं एलॉय। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? चलो, नाइन्थ प्रॉपर्टी, most of the transition metals and their compounds are used as catalyst. Example: nickel, iron, copper, V2O5, PT, PD, Cr2O3, etc. 10th, the ionization energies of D block elements lie between the S block and P block elements.
आज मौसम थोड़ा ठीक है ना। चलेंगे क्या है, जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, मैंने यहाँ ऑल नहीं लिखा है, सब नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मोस्ट लिखा है। बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब मेटल्स होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है बताओगे? हाँ, वो रिएक्शन को बढ़ाते जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करते हैं ना, कि दोनों मतलब एक बीच में कुछ ऐसा करते हैं ये लोग, रिएक्शन की रेट को प्रोसीड करने का काम करते हैं। प्रोसीड मतलब चाहे वो बढ़ाने का काम हो चाहे घटाने का काम हो, इनका ये काम होता है। लेकिन एक चीज और है, जो कैटलिस्ट होते हैं वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आपस में दो लोगों का मान लो झगड़ा हो रहा है, कोई थर्ड पर्सन आता है कि जो झगड़े को क्या करता है, थोड़ा सा उनको बीच में थोड़ा सा रोकने का काम करता है, फिर बढ़ाने का काम करता है। जैसे जिससे जो चाहता है कि भाई थोड़ा लड़ाई झगड़ा और बढ़ता रहे, थोड़ा सा वो ऐसी बातें बोलेगा जिससे लोग और भड़क जाए, तो रिएक्शन वहां जो कुछ भी रहेगी, जो कुछ भी वहां बातचीत होगी, काफी ज्यादा वहां पे बढ़ने लगेगी। लेकिन कुछ इतने वैसे भी लोग होते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा तारीफ कर देंगे, अच्छा उसने ये तुम्हारे लिए ये किया, तुमने उसके लिए ये किया, तो वहां पे चीजें थोड़ी क्या हो जाती है, जो रिएक्शन थोड़ा सा रहता है वहां पे कंसर्न आने लगता है, तो रिएक्शन जो है इतनी ज्यादा प्रोसीड नहीं कर पाती है, इतनी ज्यादा बढ़ नहीं पाती है। लेकिन वो खुद नहीं इन्वॉल्व हो रहा है लड़ाई में, वो तो सिर्फ एक तरीके का सलाह दे रहा है ना। वही सिमिलरली कैटलिस्ट भी ऐसा ही काम करता है, रिएक्शन को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, कैटलिस्ट क्या तो समझ में आया। और जो कैटलिस्ट यूज होते हैं डी ब्लॉक में, वो निकल होता है, Fe होता है, आयरन वगैरह, Cu होता है, V2O5 होता है, एक तरीके का कंपाउंड ही है ये भी। देखो यहाँ पे कंपाउंड भी लिखा है ना, एलिमेंट से कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। Pt है, Pd है, Cr2O3 है, इसी तरीके से और भी चीजें होती हैं। बहुत ध्यान नहीं देने, आप लोग में इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। 5th चैप्टर में होता है स्टेट ऑफ मैटर में, लेकिन वहां पे आपको कट गया है, वहां पे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं अब क्या है, लेकिन कट चुका है वो चीजें। स्टेट ऑफ मैटर कट गया ना, वहीं पे पढ़ते, स्टेट ऑफ मैटर्स में ही एक टॉपिक है कैटलिस्ट, वहां पे लेकिन कट गया। जब 12th क्लास में आप काइनेटिक पढ़ोगे ना, काइनेटिक पढ़ोगे, वहां पे जो यहाँ पे फिर मिलेगा वहाँ कैटलिस्ट का काम क्या है, किस तरीके से है। और जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे वहां हमेशा काम आता है। 10th पॉइंट देखो क्या कह रहा है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कुछ लग रहा है ना, ये कुछ ऐसी एनर्जी जो आयन से लिंक करके आ रही है ना, वो हमेशा लाई करती है एस और पी ब्लॉक के बीच में। इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, पहले ये देख लेते हैं। नोट हो गया ना, तो देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। बताया है मैंने, इसको भी बताया है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सपोज दैट कोई मेरे पास एटम है, कई सारी आसपास शेल्स है ना, इस तरीके से, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको बाहर निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, लेकिन जो एनर्जी निकाली जाती है ना, वो गैसियस फॉर्म में निकाली जाती है। आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी सिर्फ ऐसा हल्का फुल्का ध्यान रखो, इसकी बात पढ़ाऊंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ जब आओगे अब वहाँ पे एलिमेंट्स की, वहां सब बताऊंगी, लेकिन हल्की सी जानकारी ले लो। जैसे सपोज दैट यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स है, इस तरीके से 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अगर मुझे इसको निकालना, तो मुझे इसको बहुत ज्यादा मुझे इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे इफेक्ट डाल दूं, हीट कर दूं, या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कोलिजन वगैरह करा दूं, तो ये आराम से निकल आएगा खुद के। मतलब इसकी एनर्जी कम लगती है इनकी अपेक्षा। इसकी बात करें, इसकी अपेक्षा तो इसकी ज्यादा लगेगी, लेकिन इन सब के मतलब इसकी जो है कम लगेगी। इसकी बात करें इसको निकालने की, तो इन दोनों से तो ज्यादा रहेगा, लेकिन इससे कम रहेगी ना इसकी एनर्जी, लेकिन इसकी बात इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इसको निकालने में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है कई सारे और न्यूट्रॉन है, जो कि इसको बांधे रहते हैं, आसपास इलेक्ट्रॉन से भी ये बंधा रहता है, और एक फिक्स्ड एनर्जी स्टेट में रहता है, जिससे उसको एनर्जी वहां से निकालने में काफी अमाउंट ऑफ हमको इफर्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा वहां पे हार्ड वर्क देना पड़ता है, जिससे जाके फिर वो इलेक्ट्रॉन
निकलता है बाहर, मतलब सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो यहाँ पे रहेगी। ठीक है, आयन से तो निकाल रहे हो, आयन से तो निकाल रहे हो, इसलिए ये आयनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ पे आपका डी ब्लॉक खत्म होता है। ठीक है,